हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में SSC GD कांस्टेबल 2025 के पूरे ऑफिशियल सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो भी आपके ऑफिशियल सिलेबस में जो टॉपिक है हिंदी के, GK GS और मैथ के, उन सभी टॉपिक के जो सबसे टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस हैं, आज की इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को मैंने लिया है। मैं कहूँगा इस पूरी वीडियो को एंड तक आप लोग देखिएगा, आपको बहुत सारे नंबर साथियों आप अपने सिक्योर कर सकते हो। आप जब आपका पेपर होगा उस पेपर को यहाँ से इस क्लासेस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हिंदी, GK और देन आफ्टर GK GS आप लोग फिर मैथ। तो आज की वीडियो साथियों थोड़ी सी खास है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के पीछे इस PPT को तैयार करने के लिए, इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है। तो मैं कहूँगा इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी तैयारी को साथियों चेक करिएगा कि इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट हो पाते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है इस पूरे वाक्य में दिक्कत है, ये सही वाक्य नहीं है। ये सही वाक्य ऐसे होगा कि जो परिश्रम करते वह सफल होते हैं, ये सही होगा। या साथियों जो परिश्रम करते हैं जो सफल होते हैं, यहाँ पर देखिए साथियों जो आ गया तो ये साथियों आपका गलत हो जाएगा। अब जो परिश्रम करते हैं वैसे सफल होते हैं, ये भी आपका गलत हो जाता है। अब अगला है जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, ये तो यहाँ पर लिखा ही है, ये गलत हो जाता है। तो सही वाक्य आपका जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, तंगहाल होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? युद्ध में फंसना, बहुत अधिक बीमार होना, या मानसिक बीमारी होना, या आर्थिक तंगी होना। अगर किसी को साथियों आर्थिक तंगी हो जाती है तो वो बोलता आजकल बहुत तंग हाल में है, तो राइट आंसर ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बोला जा रहा है किसी ने सच ही कहा है, जिसे बुला दर्शन के लिए जाता है तो वह आ नहीं पाता। साथियों ये थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग देखिए। मान लीजिए कि किसी ने सच ही कहा है कि जिसे बुलावा आता है, क्या अब यहाँ पर साथियों ये आना चाहिए, इसके बाद साथियों ये आना चाहिए, यानी जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जाता है। मैं कहूँगा बुलावा यहाँ पर बिल्कुल अच्छी प्रकार से फिट हो जाएगा, बुलाना नहीं होगा, बुलवाया नहीं होगा। पूरा वाक्य मैं फिर से आपको बता देता हूं कि किसी ने सच ही कहा है कि जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। कुल मिला के आंसर नंबर आपका वी हो जाता है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिए गए विकल्पों में सही वर्तनी वाले शब्द का विकल्प का चयन करें। तो साथियों मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, तो आपको साथियों बताना है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य कौन सा है। आग लगने का कारण सब नष्ट हो गया। अब मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता, तो किसी की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तीनों में प्रॉब्लम दिख रही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, एकदम राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है साथियों कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात करिए। कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। अब श्याम का विलोम साथियों श्वेत होता है, अगर श्वेत का विलोम पूछ ले तो आपको श्याम बताना है, और ठीक है ना, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आपको बता दूं श्याम का मतलब पता है क्या होता है। अब श्याम का मतलब साथियों क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए। श्याम का मतलब यहाँ पर साथियों सांवला होता है। क्या होता है? सांवला होता है। अगर श्वेत का मतलब पूछा जाए साथियों तो यहाँ पर श्वेत का मतलब होता है साथियों सफेद। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन किस सर्वश्रेष्ठ रूप में यानी कहा सुनी होना। मैं कहूँगा यहाँ पर दुखी होना, वश न चलना, वाद विवाद होना, प्यार जताना। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर आपका जो होता है इस ऑप्शन का, वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर, जो भी हो कमेंट में बताओ। ये अगला क्वेश्चन साथियों की साथियों आम खाना बहुत पसंद है, क्या पर्यायवाची शब्द का कौन सा, यानी कि आम के कौन कौन से इसमें से पर्यायवाची हैं और कौन कौन से पर्यायवाची आपके नहीं हैं। मुझसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ आपके लिए जो साथियों कम पढ़कर अपने एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, SSC GD 2025 वाला पेपर जो आपका साथियों कब से शुरू है, आपका 4 फरवरी से आपकी परीक्षाएं आरंभ है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए हम डेली के डेली लेक्चर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो साथियों आप लोग क्या करें कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
और यहाँ पर जो ओल्ड पेपर यानी कि जो 2024 में पेपर हुआ था उसके भी मैंने मॉडल पेपर यानी कि शिफ्ट का आपका सल्यूशन, यानी कि जो ये बोला जाता है कि जो पुराने पेपर हो चुके हैं जिस किसी एग्ज़ाम के, वो पेपर रिपीट होते हैं। अगर आपको इसका पेपर पास करना है, पुराने पेपर को सॉल्व करना चाहिए, इसका सल्यूशन के साथ आपको मिलेगा हिंदी, जीके, जीएस, मैथ सब कुछ। उसके अलावा साथियों 10 पेपर के मॉडल पेपर में से क्वेश्चंस को छांट करके मैं ऑलरेडी लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। और अगर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करें तो ये आपको अलग से लेक्चर प्रोवाइड हो रहा है। तो ये साथियों आपको इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपको देखना है। कहाँ पर देखना है? आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जा करके एसएससी जीडी वाले जो है सेशन में जाना है और वहाँ पर जितनी सारी वीडियो एसएससी जीडी की हो चुकी हैं, आई होप आप लोग सभी वीडियो वॉच करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला वहाँ पर करवाई गई है। आप जा करके वहाँ पर ये सब देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को परफेक्ट बनाइए। चलिए, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन की तरफ कि आम का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो आइए बताते हैं कि रसाल और अंकुशी, अतिशोर, फलराज ये सब बोला जाता है, लेकिन आपका जो अंकुशी होता है ये नहीं बोला जाता है आम को। अगला क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा। अब कहा जा रहा है कि जो संविधान के अनुकूल हो उसको क्या बोला जाता है? तो साथियों जो संविधान के अनुकूल होता है उसे संवैधानिक बोला जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कह रहा है कि क्या यहाँ पर सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है, रेखांकित शब्द होंगे। कहा क्या जा रहा है साथियों कि यहाँ पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो यहाँ पर साथियों आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ शुद्ध गाय की दूध मिलता है, तो यहाँ पर साथियों शुद्ध गाय नहीं होता है, यहाँ पर दूध शुद्ध होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ यहाँ शुद्ध दूध का गाय मिलता है, ये आपका भी गलत हो जाता है। परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल परिवर्तन की आवश्यकता है कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करना है। अब कहा जा रहा है कि मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, और अगला कि मैं तुमसे रविवार के दिन को मिलूंगा, और मैं तुमसे परिवार में मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा और मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। ये सारे गलत हो जाते हैं और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, यानी कि मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। और साथियों अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें, लाइक करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और 39,000 वैकेंसियों में से अगर आप अपनी एक सीट जो है ठोस यानी अपनी एक सीट निश्चित करना चाहते हैं तो क्या करें। ये कोई हाई लेवल की जॉब नहीं है, ये आपका अच्छी जॉब होती है, बहुत कठिन इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देखिए आपको मैं हिंदी पर इतना कमांड हासिल करवाऊंगा, हिंदी की बात कर रहा हूँ कि हिंदी पर आपको इतना कमांड करवाऊंगा कि आप अगर 80 जो रीजनिंग है 20 के 20 क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं और आपके रीजनिंग के भी इतना हो जाता। कुल मिलाकर अगर आप SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर के स्टूडेंट बनते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें 70% आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। और डेली आपका जो है यहाँ पर क्लास आपकी चलती है, 100% आपको प्योर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आई होप आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के रेखांकित शब्द का विलोम को ज्ञात करना है। और यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि साथियों कि पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। तो यहाँ पर नए या अनुगामी या पौराणिक या नवीन, यानी कि साथियों आपको मैं बता दूं कि आधुनिक का विलोम क्या होता है साथियों, पौराणिक होता है। अगर इसके विलोम की बात करें तो ये आपका पौराणिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी का चयन करना है। यानी कहा जा रहा है कि शीघ्र ही वैद्य को ले आओ। अब शीघ्र आपका ऐसे नहीं लिखा जाता है, शीघ्र आपका जैसे ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, राइट आंसर आपका ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिसका उदय हाल में हुआ हो उसके लिए नवेदित, नवजात, नवोड़ा और नटराज। जिसका उदय साथियों हाल में हुआ है उसे नवोदित बोला जाता है।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। सारे के सारे सवाल मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों आपके ट्रेंडिंग होते हैं, और जो साथियों क्वेश्चन आने वाले आपके लिए ट्रेंड करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि छलनी कर डालना, यानी इसका मतलब रौनक होना या बेफिक्र होना या मन में वैराग पैदा करना या शोक विहल कर देना। देखिए राइट आंसर आपका जाता है शोक विहल कर देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों कहा जा रहा है कि वर्तनी आपको बताना है। क्या कह रहा कि आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है, यानी अब यहाँ पर साथियों सौभाग्य सही थोड़ी ना लिखा गया। सौभाग्य कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं साथियों, जैसे आपका ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरों में से सबसे अच्छे अर्थ का रूप सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अब कहा जा रहा है कि किताबी कीड़ा किसे बोला जाता है। अब किताबी कीड़ा हर समय पढ़ाई करने वाले को बोला जाता है या साथियों पढ़ाई से दूर भागने वाले को बोला जाता है। तो मैं कहूँगा साथियों ऐसे नहीं बोला जाता है, मैं कहूँगा कि हर समय पढ़ाई करने वाले को ही बोला जाता है, कि ये आपका राइट आंसर हो जाता है। हो सकता लोग कहते हो। अगला क्वेश्चन है साथियों कि गोस्वामी जी को बुला लाओ। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें रेखांकित शब्द की, तो यहाँ पर आपको तत्भव शब्द का ज्ञात करना है। अब गोस्वामी की अगर बात करें तो ये एक साथियों जो है तत्सम शब्द है, और आपको याद रखना है कि यहाँ पर तत्भव शब्द याद रखना है, गुसाई आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों क्या कहा जा रहा है कि रेखांकित शब्द का आपसे विलोम पूछा जा रहा है। कहा क्या जा रहा है कि यहाँ पर मुजरिम को जीवन दान दिया। अब यहाँ पर इसका विलोम पूछा जाता है, तो जीवन दान का विलोम साथियों जीवन या कटुकरण या जीवात्मा या मृत्युदंड। तो मैं कहूँगा साथियों जीवन दान का जो विलोम होगा ये मृत्युदंड, और आपका मृत्युदंड का विलोम जीवन दान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अगर बात करें यह समूह अलगाव की राह पर है, तो अलगाव का मतलब या इसका समा चुका या अपूर्ण हो चुका या निडर हो चुका, आपको बताना है कि एकीकरण हो चुका है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या चाहता है। मैं कहूँगा साथियों अलगाव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, आपका एकीकरण हो जाएगा। सही जवाब का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों दिए गए वाक्य में उचित देशज और विदेशज शब्द का चयन करिए और पूर्ति का जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अब यहाँ पर साथियों वाक्य में कुछ दिक्कत लग रही, देखिए जरा क्या। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर कोई दिक्कत है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर नहीं पूछता नहीं आना चाहिए। ये आपका क्या इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही आगे नहीं पूछता, यानी कि नहीं पूछता आपका यहाँ पर आना चाहिए। कहाँ पर आना चाहिए, ये आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो आपको साथियों बताना है कि क्या इतनी दौलत, क्या दावत इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को नहीं पूछता। तो यह मैं कहूँगा कि क्या फ़ायदा इतनी दौलत का कि वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। तो राइट आंसर ये हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है क्या हुआ तुम्हें तुम्हारी वह अब नहीं रही। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो सही रिक्त स्थान के लिए स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त हो। तो यहाँ पर साथियों तुम्हें तुम्हारी वह खबर साथियों नहीं रही, या तुम्हारी वह नहीं रही खबर, या फिर आपका चमक या फिर होश। तो मैं कहूँगा साथियों यहाँ पर आपका चमक आ जाएगा। तो मैं कहूँगा क्या हुआ तुम्हें तुम्हारी वह चमक नहीं रही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है साथियों, कहा जा रहा है कि साथियों अगला क्वेश्चन है कि पासा पलटना। पासा पलटना इसका मतलब क्या होता है, उचित मुहावरे का मतलब बताना है। तो यहाँ पर जान छुड़ाना या समय नष्ट करना या कठिन परिश्रम करना या स्थित उलट जाना। तो मैं कहूँ साथियों स्थित उलट जाना आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए पर्यायवाची शब्द का ज्ञात करिए, यानी कि यहाँ पर निशा को शुद्ध दंत और खेद नहीं बोला जाता है, यहाँ पर साथियों रात्रि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है साथियों कि दिए गए रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करिए। क्या लिखा हुआ साथियों, काम खत्म होने के बाद
हमने संतोष की सांस ली। तो यहाँ पर सांस लिया, दिक्कत की अगर बात करें सांस लिया में है तो होना क्या चाहिए, काम खत्म होने के बाद मैंने संतोष की सांस ली, ये वाक्य सही होगा। या काम खत्म होने के बाद हमने संतोष लाऊ सांस लाऊ, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल परिवर्तन की आवश्यकता है। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिए, ये आपका गलत हो जाता है। तो बच्चा कौन, ऑप्शन नंबर ए वाला, यही आपका राइट आंसर होता है। यानी कि काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। उसके बाद साथियों कहा जा रहा है कि अटल का पर्यायवाची क्या होगा। अब यानी कि अटल को क्या बोला जाता है साथियों, अणिक बोला जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्पों का चयन करिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो वह बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो उसको साथियों क्या बोला जाता है, अलोकज्ञ बोला जाता है। यानी कि ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि बाह्य संसार के ज्ञान से अगर अनभिज्ञ हो, उसे क्या साथियों बोला जाएगा, अलोकज्ञ बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद साथियों कि यहाँ पर देखिए, परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की सदैव बनी रहेगी। यानी कि परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की सदैव बनी रहेगी। यानी कि यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, उस व्यक्ति के चले जाने की कमी सदैव बनी रहती है, या साथियों उभार सदैव बना रहता है, या कटुता सदैव बना रहता है, या आपका क्रांति या कांति सदैव बने रहती है। तो मैं कहूँगा परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने से उसकी कमी सदैव बनी रहती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जाता है कि जिसकी कोई उपमा ना हो उसको साथियों अनुपम बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर साथियों जीके के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर अब, यानी कि जीके और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हमको देखने हैं। तो यहाँ पर साथियों जीके यानी कि हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सत्य नडेला आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो मैं अगर आपसे बताऊं कि जयप्रकाश नारायण की यहाँ पर बात चल रही है, असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने ही पटना कॉलेज को छोड़ दिया था। और ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको मैंने आंसर आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है क्या कि यहाँ पर काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। तो यहाँ पर साथियों बता दूं मैं आपको, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को ही जो है फांसी की सजा दी गई थी। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों क्या कहा जा रहा है कि साथियों यहाँ पर पृथ्वी की भूमध्य रेखीय पर जो है परिधि लगभग कितनी है। तो आपका ये 40,075 किलोमीटर है, ये आपकी पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है। अगला क्वेश्चन है साथियों जो कि कहा जा रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्य ताप प्राप्त होता है। ये साथियों किस पर प्राप्त होता है कि भूमध्य रेखा पर प्राप्त होता है। तो बिल्कुल मैं कहूँगा 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्य ताप प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ये साथियों आपका मनीला में है। मैं कहूँगा जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। यहाँ पर आपको मैं बात बताना चाहता हूँ साथियों, अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चैनल को अभी जा करके सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, क्योंकि आपके तैयारी के लिए मैं एकदम कि आपको समर्पित करता हूं अपने आप को। क्यों? क्योंकि मेरी ही संघर्ष आपकी संघर्ष का एक कारण बनती है। क्योंकि अगर हम लेक्चर आपको नहीं प्रोवाइड करवाएंगे टाइम टू टाइम तो आप आगे पढ़ेंगे कैसे। तो आई होप इतना काम आप लोग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जाता है कि विश्व का काफी फोर्ट किसे बोला जाता है, किसको कहा जाता है साथियों, इसको बोला जाता है सेंटोस को। यानी कि अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगर इसकी बात करें तो साथियों आपका राइट आंसर किसके साथ जाता है, अनुच्छेद 21 के साथ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब किस अनुच्छेद के दायरे में
जो है भारतीय संविधान नहीं जाता है, तो यानी कि मैं कहूँ कि मृत्युदंड, विदेश यात्रा या जीवन दान का अधिकार देने के लिए आपका ये जाता है। लेकिन अगर अपनी पसंद से विवाह करने की मैं बात करूं तो ये साथियों आपका नहीं, आपका जो है मृत्युदंड आपका इसमें नहीं आता। अगर नहीं आता है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों की राज्यपाल को विधान परिषद में कितने राज्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त होती है? मैं कहूँगा साथियों कि 1/6 भाग या फिर 1/10 भाग या फिर 1/15 भाग या 1/2 भाग। तो मैं कहूँ कि कुल मिला के जितने सदस्य हो गए उन सभी सदस्यों के साथियों संख्या के 1/6 भाग के द्वारा ही विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ये आप लोग देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पर बताएं, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक जिसकी अनुमति के पश्चात अधिनियम का स्वरूप धारण किया जाता है या करता है, तो यहाँ पर साथियों राज्यपाल की अनुमति की बात आप लोग याद रखेंगे, ये अधिनियम का देता। उसके बाद देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस तरह प्रयोग किया गया था कि इसका अंतिम उपयोग उपाय के रूप में किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद की अगर बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 356 आपका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि अनुच्छेद 356 का जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस तर्क पर किया गया था, ये अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो साथियों कौन नहीं हो सकता? युद्ध हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है और आंतरिक अशांति नहीं हो सकता। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है और उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देगा? अगर दीर्घ दृष्टि दोष है तो उसको साथियों उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पुतली आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा बीणा वादक भी था? तो यानी कि ये समुद्रगुप्त आपका अच्छा एक बीणा वादक था जिसे बीणा वादक बोला जाता था। अगला क्वेश्चन, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये साथियों गुप्त काल को बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, आप यहाँ पर अगर तो आप लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये साथियों इनका नाम है रविंद्र जडेजा और ये टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग पर रहे हैं, आपका राइट आंसर हो जाता है। अब कहा जा रहा है कि हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है? तो मैं कहूँगा यहाँ पर विराट कोहली ने ये काम किया है कि मैच जो है फीस पर 20% का जुर्माना लगा दिया है। कि बोला जा रहा है कि बर्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? तो ये साथियों यूएसए का बोलाया गया है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि यहाँ पर राइट आंसर क्या कि मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर मनिका जैन को किया गया है, किसको किया गया है? मालडोवा में सॉरी। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए कि 97% आपके जो राइट आंसर हो जाता है। और अगर साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत चैनल को लाइक करिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर अब हम लोग इसके थोड़े से क्वेश्चन रीजनिंग के स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि अटल महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये साथियों आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए, तो साथियों लखनऊ में ये किया गया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कौन सा देश
2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। धन प्रेषण का जो है आपका प्राप्तकर्ता भारत बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसे वित्त मंत्रालय में राज्य सचिव नियुक्त किया गया है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। इनका नाम है साथियों अरुणीश चावला और इन्हें जो है वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि साथियों कि यहाँ पर अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंधक बनाया गया है, तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर बैंक में आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो है इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पहली वाइन उत्पादक इकाई शुरू की गई है, तो यहाँ पर आपसे अगर बात करें तो उत्तराखंड में ये साथी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब यहाँ पर साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं। अब आएगा मजा। सभी क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और यहाँ से आपकी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल है, कह रहा है कि ए से जेड तक की वर्णमाला के अक्षर एक दूसरे के उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, यानी कि ए को जेड लिखा जाता है और बी को वाई लिखा जाता है और सी को एक्स लिखा जाता है और डी को डब्ल्यू लिखा जाता है। तो आपको बताना है CERTIFIED को क्या लिखा जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए सी को एक्स लिखा गया है, तो यहाँ पर भी सी है तो यहाँ पर एक्स सबसे पहले आ जाएगा। और यहाँ पर डब्लू किसके लिखा गया है, यहाँ पर डी को डब्लू लिखा गया है। तो हर एक ऑप्शन में आपको एक्स और डब्लू दिखेगा। देखिए, तो आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लव यानी कि एल का अपोजिट हो जाएगा साथियों यहाँ पर ओ, और ओ का अपोजिट साथियों हो जाएगा एल, और वी का अपोजिट हो जाएगा ई, और ई का अपोजिट हो जाएगा वी। और आपने साथियों पीके मूवी देखी होगी और पी का अपोजिट होता है के और के का अपोजिट होता है पी, और एन और एम, यहाँ पर एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एम, और यू का अपोजिट एफ और एफ का अपोजिट यू। उसके अलावा साथियों आपको ध्यान रखना है क्या कि शर्ट और गेज, यानी कि एस का अपोजिट एच, यहाँ पर देखिए एस का अपोजिट एच, एस का अपोजिट एच और आई का अपोजिट आर, और टी का अपोजिट जेड और ए का अपोजिट जेड। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या बताया कि यहाँ पर आप लोग एक्स का अपोजिट वी और आर का अपोजिट मैंने क्या बताया साथियों आई बताया, और टी का अपोजिट मैंने क्या बताया साथियों आई बताया, तो यहाँ पर जी बताया सॉरी। और अगर आई का अपोजिट आपको बताऊं तो ये आपका आर आएगा, और एफ का अपोजिट अगर आपसे बताऊं तो यू आएगा, और यहाँ पर अगर आई का अपोजिट आपसे क्या बताया है तो आई का अपोजिट साथियों आपको आर बताया है, तो आपको आर लिख देना है, और ई का अपोजिट वी बताया है तो ये वी आ जाएगा, और ये आपका आर और वी और आपका डब्ल्यू। तो ऐसा आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखिएगा, दिख रहा होगा कि XVIGRURW आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों कहा जा रहा है कि वाई बी की माँ है, बी का विवाह सी से हुआ है और एक्स सी का पिता है, जे एक्स का इकलौता पुत्र है, ए जे की इकलौती संतान है, तो बी का जे से क्या संबंध है। देखिए जो जो कहा जा रहा है वो करते जाइए। देखिए बी की माँ वाई है साथियों, मान लेते हैं हम लोग कि वी की माँ कौन हो गई, वी की माँ साथियों वाई हो गई, माइनस लगा दिया। चलिए उसके बाद कहा जा रहा है कि बी का विवाह सी से हुआ। अभी हमें नहीं पता है बी पत्नी है या पति है, अब बी का विवाह सी से हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्स सी का पिता है, यानी कि जो एक्स है ये एक्स जो है ये सी का पिता हो जाएगा, यानी कि बी की माता है वाई और सी का पिता कौन है, एक्स है। चलिए पिता है, प्लस लगा देते हैं हम, पिता है। और उसके बाद कह रहा है कि एक्स का इकलौता पुत्र जे है, और एक्स का इकलौता पुत्र साथियों कौन है, जे है, यानी कि एक्स का इकलौता पुत्र साथियों जे है, तो मैं कहूँगा ये फिर आपकी बेटी होगी, क्योंकि एक्स का एकमात्र बेटा बताएगा तो ये साथियों बेटी हो जाएगी। तो अब ये पत्नी हो जाएगी और ये अब पति हो जाएंगे, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब उसके बाद लिखा हुआ है कि जे की इकलौती संतान के है। अब जे की इकलौती संतान कौन हो जाएगी साथियों, के हो जाएगी, बात भी क्लियर है। अब कह रहा बी का जे से क्या संबंध है, यानी कि जे क्या कहेगा बी को, तो मुझे बताइए। मैं कहूँगा साथियों ये कौन होगा, ये इसकी बहन हो जाएगी, और बहन के पति ये हो जाएंगे, और बहन के पति को क्या बोला जाता है साथियों, जीजा बोला जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाता है साथियों, डी वाला ऑप्शन राइट होता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है 1 है, 2 है, उसके बाद 3 आ गया, फिर 8 है, फिर 15 है, उसके बाद आपको बताना क्या आएगा
फिर आपका 105 है और फिर 384 है। तो यहाँ पर अगर साथियों बात करें 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 8 और 8 से 15, फिर आपका डैश है, फिर 105 से 384। अब आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, ये आपको बताना है साथियों। अब यहाँ पर अगर एक काम करते हैं हम लोग कि अगर 1 से 3 बनाया गया और 3 से ये 15 बनाए, यानी कि 1 से ये 3 बनाया गया है और 3 से ये 15 बनाए। अगर 1 में हम 3 की गुणा करें तो 3 आ जाएगा, और अगर 3 में किसकी गुणा करें हम लोग 5 की, तो ये 15 हो जाएगा। और अगर इनकी हम बात करते हैं, ये 15 से गुणा कर दिए, और यहाँ पर अगर 15 में हम किसकी गुणा करें कि ये 105 आ जाए, तो अगर हम इसकी 7 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा इतना। अगर हम इसमें किसकी गुणा कर दें, 4 की किस में गुणा कर दें, 8 से, यानी कि 2 दूनी 4, और 4 की गुणा हम लोग किससे कर दें, 8 से, तो आपका ये कितना हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पर बात करें 6, तो 4 एक एक नंबर छोड़ के यहाँ पर आ रहा है, तो एक एक नंबर छोड़कर यहाँ पर आएगा। तो 8 छंग, यानी कि 8 की गुणा आपका 6 से कराएंगे तो 8 छंग आपका कितना आएगा, 8 छंग आपका 48 आ जाएगा। अभी थोड़ा रुकिए, यानी कि अगर हम इसकी गुणा 8 से करवाते हैं तो अगर 48 अट्ठी, यानी कि 48 अट्ठी अगर 384 होता है। चलिए 1 सेकंड वेट करिए, एक बार गुणा करा कर हम लोग देख लेते हैं। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं एक बार हम लोग। 8 8 कितना हो जाएगा, अगर 48 इतना हो गया। अब हम लोग साथियों 48 की गुणा कराते हैं, 8 8 64, और ये कितना हो जाएगा आपका 31 32 33 34 35 36, यानी कि 38, यानी कि 384। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर आपका 48 ही आएगा, और 48 ही हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को अच्छी प्रकार से देखिएगा और आंसर बताने की कोशिश करिएगा। अब कहा जा रहा है कि एक महाविद्यालय में 15 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसको मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा। देखिए जरा, एक महाविद्यालय में 15 विद्यार्थी हैं, इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं। अब आपको दिखना क्या है, कुल मिलाकर यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का, यानी कि कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं, और 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं, और 12 और विद्यार्थी हैं जो मनोभौतिकी, केवल भौतिकी का अध्ययन करते हैं। और केवल जो है इतिहास और केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें साथियों, मान लीजिए कि एक महाविद्यालय है जिसमें 15 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषय पढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए साथियों क्या कि अगर हम बात करते हैं साथियों, ये मनोविज्ञान वाले हो जाएंगे, और यहाँ पर साथियों बात करते हैं ये इतिहास वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि 15 विद्यार्थी जो हैं ये इतिहास भी पढ़ते हैं और मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं। तो मैं कहूँगा साथियों कि यहाँ पर 15 नंबर आएगा जो मिले जुए हैं, यानी कि मनोविज्ञान और इतिहास दोनों पढ़ते हैं। अब उसके बाद कहा गया कि कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब इतिहास का अध्ययन करते हैं जो 15 विद्यार्थी ये इतिहास पढ़ते हैं, तो हमें साथियों यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा। यानी कि 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो 22 विद्यार्थी ही तो इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ कि 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो साथियों 15 यहाँ पर तो हो गया, बच्चा कितना 17, यानी कि कुल मिला के 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद कह रहा है कि 12 और विद्यार्थी हैं जो भौतिकी का केवल अध्ययन करते हैं। यानी कि अगर भौतिकी की बात करें तो भौतिकी हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, फिजिक्स, यानी कि यहाँ पर भौतिकी। अब कहा क्या जा रहा है साथियों कि 12 विद्यार्थी जो हैं ये केवल भौतिकी पढ़ते हैं। तो कितने विद्यार्थी हैं साथियों, सिर्फ और सिर्फ 12 विद्यार्थी हैं, और केवल इतिहास और भौतिकी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, सिर्फ इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी आपके 7 हैं। और अगर बात करें साथियों भौतिकी पढ़ने वाले विद्यार्थी 12 हैं, तो मैं कहूँगा इनका योग जो है यानी प्लस जो होगा ये साथियों कितना 19 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पर जो कितनी कुल संख्या जो है भौतिकी और इतिहास का अध्ययन करने वाले टोटल विद्यार्थी 19 हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इस सवाल को और फटाफट बता दीजिए आपका राइट आंसर क्या होता है। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए
क्या कहा जा रहा है साथियों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि 12, 30, 18 और 18, 45, 27 और 24 और डैश आपको 24-24। अब आपको याद क्या रखना है साथियों, यहाँ पर 12 और 18 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, 12 और 18 को जोड़ते हैं तो 30 मिल जाता है, और 18 और 27 को जोड़ते हैं तो 45 मिल जाएगा, और 24-24 को जोड़ देते हो तो 48 मिल जाता है। तो आपका आंसर साथियों क्या हो जाएगा, आपका 48 हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर साथियों कोई लॉजिक ना निकल पाए तो आपके लिए कठिन लगता है, लेकिन अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको अच्छी मुकाम तक आप लोग पहुंच जाएंगे। रीजनिंग के हर कॉन्सेप्ट का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है साथियों 70 है, उसके बाद 66 हो गया, उसके बाद 58 हो गया, फिर 46 हो गया, फिर 30 हो गया। तो आपको बताना है उसके बाद आपका क्या नंबर आ जाएगा, बताइए। अब यहाँ पर अगर बात करें कि इसमें कितना माइनस करेंगे, इसमें 4 माइनस करेंगे, इसमें कितना माइनस करेंगे, यानी कि 66 से 58 बनाने के लिए आप लोग कितना माइनस करेंगे, 8 करेंगे। और 58 से साथियों 46 बनाने के लिए यानी कि 10 और 8, यानी कि यहाँ पर 2 करेंगे माइनस के, और यहाँ पर 46 से 30 करने के लिए यहाँ पर माइनस करेंगे 16। तो यानी कि यहाँ पर आपको कितना माइनस करना है, 4 और कितना 12 यानी कि 20। मैं बता दूं कि आपका -20 होगा, बच्चा बता देगा, और 10 ही आप यहाँ पर बचाओगे तो 10 ही आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन में भी दिख रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कहा क्या जा रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, A, B, C, D और E, और ये एक पंक्ति में पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हैं। चलिए बिल्कुल 5 लोग हम बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये लोग पश्चिम की तरफ बैठे हुए, इनका मुख इस तरफ है। और कहा क्या जा रहा है कि A और B साथियों एक साथ बैठे हुए हैं, यानी कि आजू बाजू में बैठेंगे, और C दक्षिणी सिरे पर बैठा हुआ है, यानी कि दक्षिणी सिरा ये है, उत्तरी सिरा ये है। तो C दक्षिणी सिरे पर बैठा है। अगर C की बात करें साथियों तो ये साथियों C जो है दक्षिणी सिरे पर बैठा है, और D आपका जो है ये उत्तरी सिरे पर बैठा है, और E जो है E B और C के बीच बैठा है। क्या बोला जा रहा है कि B और C के बीच, देखिए C ये है, D जाहिर सी बात है यहाँ पर बनेगा। B और C के बीच में कौन बैठा है, यानी कि E बैठा है, E आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 लोगों को आप लोग यहाँ पर बैठा चुके हो। अब एक बचा है, एक आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगले नंबर का सवाल है, कह रहा है कि यदि पूर्व को पश्चिम कहा जाए। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, ये आपका पूर्व रियल वाला कहलाया जाएगा, और इसकी अगर बात करें साथियों ये पश्चिम हो जाएगी, और इसकी अगर बात करें साथियों ये दक्षिण हो जाएगी, और अगर ऊपर वाले की बात करें तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब कहा क्या जा रहा है कि पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यानी कि पूर्व को साथियों क्या बोला जा रहा है, पश्चिम इसको बोला जा रहा है, यानी कि 180 डिग्री साथियों घुमाया गया है। और पश्चिम को साथियों क्या बोला जा रहा है, पश्चिम की अगर बात करें, पश्चिम को साथियों उत्तर बोला जाता है, और उत्तर को साथियों क्या बोला जाता है, उत्तर को साथियों दक्षिण बोला जाता है, और दक्षिण को साथियों उत्तर कहा गया है। तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है, यानी कि सूर्योदय की अगर बात करते हैं तो ये साथियों पूरब दिशा में होता है। तो पूरब यानी कि इस दिशा में होता है, तो पूरब को क्या बोला गया है, पश्चिम कहा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि सभी धागे पिन हैं, तो मान लीजिए ये सभी धागे क्या हो गए, ये धागे हो गए आपके पिन, और कहा क्या जा रहा है कि ये सभी धागे आपके पिन हो गए, ये पिन हमने बना लिए। और कहा जा रहा है कि कुछ पिन हैं और कुछ पिन साथियों क्या हैं, ये कुछ पिन आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और अब आपको निष्कर्ष देखना है और निष्कर्ष बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही है और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत। अब कहा जा रहा है कि कुछ पिन क्वेश्चन है, तो बिल्कुल कुछ पिन आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, और कुछ पिन धागे हैं और कुछ पिन आपके धागे हैं। बिल्कुल साथियों, इतने पिन आपके साथियों क्या हो जाएंगे, इतने पिन आपके साथियों धागे हो जाएंगे। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष डी दोनों सही हैं। अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 6 दोस्त एक गोल घेरे में इसके केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। कुछ दोस्तों की यहाँ पर बात की गई, यानी कि 6 दोस्तों को बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 6।
अब कहा जा रहा है कि धीराज प्रमोद और पार्थिव के बीच में बैठा हो, प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है, और आप इसके एक दूसरे के सामने, आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। अब ये जो प्रियांशु है ये मुकुंद और लाया के बीच में बैठा। अब आपको ये पता करना है कि प्रियांशु दाएं और बाएं की तरफ बैठेंगे, लेकिन जो प्रमोद और मुकुंद है एक दूसरे के आमने सामने बैठे, तो कहीं पर बिठा दो। तो अगर साथियों हम बात करें, प्रमोद को हम यहाँ पर बिठा रहे हैं, तो प्रमोद को यहाँ पर बिठा लें, तो प्रमोद के सामने साथियों कौन बैठेगा, मुकुंद बैठेगा, मुकुंद यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। अब उसके बाद साथियों क्या बोला जा रहा है कि प्रमोद के बाएं और बगल में क्या है, लाया है। तो प्रमोद के बाएं और बगल में साथियों लाया है। तो पार्थिव के अगला क्वेश्चन है कि पार्थिव के बाएं और बगल में कौन बैठा है, तो इसको साथियों सॉल्व करने की कोशिश करिए। यानी कि जो धीराज है ये प्रमोद और पार्थिव के बीच में बैठा है। कौन है, प्रमोद और पार्थिव के बीच। तो धीराज की अगर बात करें तो साथियों प्रमोद को हम अगर यहाँ पर बना दें और पार्थिव यहाँ पर बिठाल दें, तो सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया था कि प्रमोद, ये प्रमोद हो गया और पार्थिव के बीच में धीराज बैठा है, यानी कि धीराज साथियों यहाँ पर आ जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। अब 5-6 लोग थे, 5-6 लोगों में से 5 आपने बिठा दिया, एक लोग कौन बचा है। अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों, देख लेते हैं, प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच बैठा है। अब मुकुंद लाया बीच में कौन बैठ जाएगा, प्रियांशु बैठ जाएगा। तो कुल मिला के साथियों 6 लोग थे, 6 आपने बिठा दिया। पार्थिव के बाएं और बगल में कौन बैठा है, तो पार्थिव के बाएं और साथियों बगल में धीराज बैठा है। तो धीराज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर मेरे आंसर से पहले था उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर साथियों, अब आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैथ के क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने लिया हूं। तो मैथ का साथियों पहला सवाल है, क्या कहा जा रहा है साथियों, कि कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का डिफरेंस 70 है तो उस संख्या ज्ञात करिए जो संख्या पूछी जाए। ये सवाल आपसे ऑप्शन भी पूछ लिया जाए कि मान लीजिए कि इस ऑप्शन को हम लोग राइट माने, मान लीजिए कि 800 का 40% और इसका 30% अगर डिफरेंस करते हैं, अगर 70 आ जाता है तो हमका राइट आंसर ये हो जाता है हमारा 800 का 40% आपका क्या हो जाएगा, गुणा 100/100, और आपका ये 0 से 0 कट करो, यानी कि 800 गुणा 30/100, और इन दो जीरो से इन दो जीरो को कैंसिल करो, और इन दो जीरो से इन दो जीरो को कैंसिल करो, 8 चौको 32 और 8 इतना 70। तो यानी कि यहाँ पर 240 और 300 नहीं आएगा, माइनस करके 80 आएगा। तो ये लॉजिक क्या हो जाएगा साथियों, हमारा फेल हो जाएगा। दूसरा एक बार हम लोग देख लेते हैं दूसरे ऑप्शन को। ये 600 का साथियों 40% और 600 का साथियों 30%, ये 100 लगा दीजिए और 100 यानी कि इन दो जीरो से इन दो जीरो को कैंसिल, 6 चौक 24 हो गया और 6 18 हो गया। और इनका अंतर साथियों क्या आएगा, इनका अंतर भी साथियों 70 नहीं आएगा, तो ये भी साथियों आंसर नहीं हो सकता। अब सी वाले को चेक कर लीजिए एक बार, 70 का साथियों 40% और 70 का 700 का 40% और 700 का 30%। अब यहाँ पर बटा में 100 और यानी कि 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 280 और 210, यानी कि इनका डिफरेंस जो होगा साथियों 70 आएगा, इनका डिफरेंस 70 आएगा, अंतर आएगा 70। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि मेरा मानना है ये सवाल आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहा कि एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया जाता है, ठीक है। अब कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति 4 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। अब कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए 8 दिनों के लिए 20 व्यक्ति लगाए जाते हैं। मैं कहूँगा साथियों 8 दिन 20 व्यक्ति कार्य करते रहते हैं, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो 8 की अगर 20 से करेंगे तो 160, यानी कि ये आपका कुल कार्य आ गया। क्या आ गया, कुल कार्य आ गया, यानी कि इतना कार्य होगा। तभी तो इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए 8 दिनों तक 20 व्यक्तियों को लगाया गया है, तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद कहा गया कि कोविड-19 एक बीमारी आ गई और बोला जा रहा है कि 4 व्यक्ति
4 दिन के बाद कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। अब 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं, एक तरीके से बात करें तो अब 4 दिन में कितना कार्य किया गया, ये तो साथियों 8 दिन में कार्य किया गया। और 20 व्यक्ति, वही व्यक्ति मान लीजिए कि 4 दिन तक कार्य करते रहें तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि 80 कार्य हो गया। और 80 कार्य हो गया, अब कितना कार्य शेष रहा है, 160 काम रहा, 80 काम कर दिया 20 दिन तक, 20 व्यक्तियों ने 4 दिनों तक। अब आपका 80 कार्य बचा है। अब 80 कार्य बचा है तो कहा क्या जा रहा है कि 4 व्यक्ति 4 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो अब कितने व्यक्ति बचते हैं साथियों, अब आपके 16 व्यक्ति बचते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है साथियों, अच्छा दिनों की संख्या पूछी जा रही। तो अब साथियों कितना कार्य बचा हुआ है, 80 कार्य बचा हुआ है, ठीक है ना, 80 कार्य बचा हुआ है। और अब लोग इस कार्य को कितना एक तरीके से करेंगे, तो 16 व्यक्ति करेंगे, ठीक है ना। और 16 कम 16, 16 पंचे 80, यानी कि 5 दिन का समय लगेगा बचे हुए दिन का कार्य करने के लिए। और पहले कितना दिन लगाए थे, 4 दिन लगाए थे। अब शेष कार्य को 5 दिन में कंप्लीट किया गया है शेष व्यक्तियों के द्वारा। तो कह रहा है कि कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की जरूरत होगी, मैं कहूँगा 4 दिन इधर लगेंगे और 5 दिन इधर लगे, कुल मिला के 9 दिन की आवश्यकता होगी पूरे कार्य को करने के लिए। 9 दिन आपका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि 6 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 29 वर्ष थी और 8 वर्ष पहले ए और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी और बी की वर्तमान आयु आपको बताना है कितनी। देखिए हमें औसत आयु से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है कुल आयु से। हमें जानने की कोशिश करना है कि ए बी सी वर्तमान समय की कुल आयु का योग कितना है, ये आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष पूर्व, यानी कि 6 वर्ष पूर्व। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि ए बी सी की